जैन साझा मैं मुद्रा चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नाम दावा पर। आज हम आपके लिए आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय दूसरा जिसका नाम है महासागर और महाद्वीप। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। महाद्वीप और महासागर, ठीक है, पृथ्वी नीले विस्तार और विशाल भूखंडों की विस्तृत यात्रा, ये हमारे क्लास 6 का अध्याय दूसरा है जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी में कैसे है, तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर नीला ग्रह दिखाई देता है, अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखाई देती है। ठीक है, जब हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो सबसे पहले हमें जो रंग आकर्षित करता है वह गहरा रंग, गहरा नीला रंग। ये नीला रंग विशाल जल राशि का प्रतीक है। ठीक है, ये नीला रंग हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है, पृथ्वी का भूतल का 71% भाग है वो जल है, पानी है। ठीक है, जिस कारण जल के कारण हमें नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी का लगभग 1/3 ठीक है, यानी 3 में से 4 में से 3 भाग करें वो उस 3 बराबर जल है। ठीक है, पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल राशि से ढका हुआ है। इसी कारण इसे हम ग्रह को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने जब इसे पहली बार अंतरिक्ष जो भारत अंतरिक्ष दुनिया से बाहर अंतरिक्ष में जाकर देखा पहला, तो वो ये देखकर चौंक गया। ठीक है, तो ये की सुंदरता और नीले विस्तार को देखकर वो दंग रह गए। ठीक है, अंतरिक्ष इतनी सुंदर दिखती है। इस चित्र में आप पृथ्वी की सतह पर बादलों को सफेद आकृति के साथ प्रशांत महासागर का विशाल जल देखें। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है विशाल करते हैं बादल से ढकी हुई होगी, प्रशांत महासागर का दिखाई दे रहा है विशाल जल राशि। ठीक है, चित्र पूरा आगे कट गया। आप देखो, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि महाद्वीप और महासागर क्या है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, महासागर और महाद्वीप क्या है। महासागर को इंग्लिश में बोलते हैं ओशियन। ठीक है, ओशियन बोलते हैं इंग्लिश में। और पृथ्वी की सतह पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली सबसे विशाल जल राशि को हम महासागर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर विशाल जल राशि को महासागर कहते हैं और 5 महासागर। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी को आपस में जुड़े हुए हैं और जीवन का मुख्य आधार। ठीक है, जीवन का मुख्य आधार है महासागर। और महाद्वीप क्या है, महाद्वीप इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, भूमि के बहुत बड़े और निरंतर विस्तार को महाद्वीप। ठीक है, भूमि के बहुत बड़े भाग जिसके चारों तरफ जलो। ठीक है, भूमि का बहुत बड़ा भाग उसको महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये विशाल भूखंड है जहाँ मनुष्य और अन्य जलचर निवास करते हैं। जलचर थलचर, ठीक है, जलचर थलचर जो थल पर रहने वाले जीव निवास करते हैं। ठीक है, अब देखो इनका महत्व या इम्पैक्ट क्या है इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये दोनों पृथ्वी की जलवायु और संस्कृति और इतिहास को प्रभावित करते हैं। और महासागर का सवाल है। ठीक है, महासागर में जो धूप का वाष्पीकरण होता है और फिर बादल बनकर जमीन तक जाता है। ठीक है, जबकि महाद्वीप जीवन की विविधताओं पर आधारित है। ठीक है, अलग अलग विविधता मतलब अलग अलग पहाड़ों में सब जगह जीवन विकसित होता है। ठीक है, आप देखो जल राशि के बारे में बात करते हैं हमारे। ठीक है, कि पृथ्वी के जो तल पर है वो 71% जल है और 29% भूभाग है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की सतह पर विस्तार बहुत ही असमान है। ये जल की प्रधानता है, पृथ्वी पर जल की प्रधानता है। ठीक है, कितना जल है, 71% जल है। पृथ्वी की सतह पर जल का विस्तार है, आप देखिए। ठीक है, विशाल महासागरों में पृथ्वी का 7/10 यानी 10 में से 7वां भाग पानी है। ठीक है, भाग पर व्याप्त है। बाकी बचा हुआ हिस्सा जिसे हम महाद्वीप कहते हैं केवल 29% या लगभग 1/4 भाग पानी। ठीक है, जो महाद्वीपों का है वो 29% भाग है। ठीक है, पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी की सतह को जो पृथ्वी जो 75 ठीक है 75% सतह को जल ढकता है और 29% जल को सतह को भूमि ढकती है। ठीक, जिसमें महाद्वीप 5 महाद्वीप के बारे में देखते हैं। आप देखो, हम जल के देवता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो वरुण देवता है जल देवता कहते हैं। ठीक है, सानो वरुण। ठीक है, सानो वरुण इसके बारे में जानते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भारतीय नौसेना का प्रतीक है। ठीक है, नौसेना का प्रतीक चिन्ह है जो भारतीय नेवी है। ठीक है,
भारत में प्राचीन काल से ही महासागरों को पूजनीय माना गया, ठीक है। भारत में प्राचीन काल में ग्रंथों में पढ़ते हैं जल के देवता वरुण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह में सन और वरुण लिखा हुआ है, ठीक है। सन और वरुण लिखा हुआ है भारतीय नौसेना प्रतीक चिन्ह, ठीक है। इसका अर्थ है हे वरुण, ठीक है। इसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो, ठीक है। हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो, यानी ये समुद्र के देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो, ये जल के देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो, ठीक है। वरुण देव को हिंदू संस्कृति में महासागर और जल का स्वामी बताया गया है, ठीक है। वरुण देव को ये वाक्य दर्शाता है कि महासागर न केवल हमारे व्यापारिक मार्ग हैं बल्कि हमारी रक्षा और आध्यात्मिक चेतना का भी हिस्सा है, ठीक है। महासागर अब देखो पृथ्वी पर इतना जल होने के कारण भी हम ये बात भी करते हैं जल संकट के बारे में, या पृथ्वी पर पानी की कमी के बारे में कैसे बात करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा है कि 71% भूभाग पर है वो जल राशि है, जल राशि जल जाते हैं, ठीक है। पांच महासागर है जाते, ठीक है। जल की कमी एक बड़ी विडंबना है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं जल की कमी कैसे, इतना पानी होने के बाद जल की कमी कैसे है, ठीक है। तो जो समुद्र का पानी है वो जो 70% पानी है वो पीने योग्य नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में, ठीक है। फिर भी हम जल संकट की बात क्यों करते हैं, ठीक है। इतना पानी होने के बाद जल संकट की बात क्यों, ये इसका कारण ये है कि उपलब्ध जल अधिकांश भाग 71% यानी 97%, ठीक है। 97% महासागरों में और लवणीय खारा, ठीक है। जो पूरा पृथ्वी पर जल है उस जल का लगभग 97% जल है वो समुद्र का जल है, समुद्र का। और खारा पानी, ठीक है। लवणीय तो खारा होता है, पीने योग्य नहीं, उसे हम पी नहीं सकते, ठीक है। और महासागरों का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं, ठीक है। समुद्र का जल खाना पीने योग्य नहीं। मीठा जल केवल नदियों, झीलों, जो मीठे पानी झीलें हैं उनमें मिलता, ठीक है। और हिमनद का मतलब है ग्लेशियर या बर्फ के बड़े ग्लेशियरों में ही मिलता है। जो पीने योग्य पानी है वो नदियों, झीलों या ग्लेशियरों में मिलता है, ठीक है। पीने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है, लगभग पूरे जल का 1% भाग है वो पीने योग्य पानी है, ठीक है। आप देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है इन्हीं को बोलते हैं ग्लेशियर या हिमखंड बोलते हैं, ठीक है। यानी बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके पांचों महासागरों के बारे में जानते हैं कि सामान्य रूप से बात करते हैं कि महासागर क्या है और कहाँ स्थित है, कैसे है, ठीक है। तो पूरे विश्व में कितने महासागर हैं, धरती पर कितने महासागर हैं, 5 महासागर, ठीक है। चलो सबसे 5 महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर, ठीक है। इससे बड़ा अंदर करेंगे। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर जो यूरोप और अमेरिका के बीच में है। हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर हम जानते हैं हिंदुस्तान के नीचे एशिया महाद्वीप के नीचे जो महासागर है हिंद महासागर है, ठीक है। और उसके बाद दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर ये सभी वास्तव में एक दूसरे जुड़े हुए, ठीक है। महासागर है आपस में एक दूसरे जुड़े हुए पूरी पृथ्वी पर फैले हुए, ठीक है। 5 महासागर नाम है, 5 महासागर नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर या उत्तरी महासागर, ठीक है। जो तीन ध्रुव स्थित है। अब देखो प्रशांत महासागर की बात करते हैं। जो प्रशांत महासागर है वो धरती पर स्थित सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। ये बहुत बड़ा महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विशाल और गहरा महासागर, ठीक है। और ये विशाल भी है और इसके साथ जो गहरा है, ठीक है। ये इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के सभी महाद्वीप समा सकते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा है कि पृथ्वी पर जितना भूभाग है 5 महाद्वीप को मिलाकर उसके अंदर रखा जाए तो उसको पूरे 5 प्रशांत महासागर के अंदर मान जाएंगे। ये इतना बड़ा प्रशांत महासागर, ठीक है। ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, जो अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के चारों बीच में, ठीक है। इससे मैरीना ट्रंच, ठीक है। अब नाम सुना होगा मैरीना, जो पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरा स्थान है, ठीक है। मैरीना लगभग ये आज से मान लो 11,000 मीटर, ठीक है। 11,000 मीटर तो यहाँ से आप मान लो 11 किलोमीटर, ठीक है। मैरीना ट्रंच जो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है इसी महासागर में स्थित है, ठीक है। जो मैरीना ट्रंच है वो कौन से महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है और पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, ठीक है। लगभग 11,000 मीटर नीचे, ठीक है। हिमालय पर जाते हैं 8,800 मीटर, तो इसके अंदर पूरा हिमालय मान जाएगा, ठीक है। हिमालय से हिमालय का फिर भी ये बच जाएगा, ठीक है। हिमालय की ऊंचाई हम मानते हैं कि 8,848 मीटर है, लेकिन इसकी जो गहराई है वो 11,000 मीटर है, ठीक है। यहाँ हजारों द्वीप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है।
जैसे हम जैसे नाम है रिंग ऑफ फायर, जैसे जापान बांग्लादेश बहुत सारे, ठीक है। जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। रिंग ऑफ प्रशांत महासागर जो एशिया है, एशिया महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो किनारे किनारे है प्रशांत महासागर स्थिति वहाँ जो पाए जाते हैं वहाँ रिंग ऑफ फायर पाए, ठीक है। अग्नि मेघ पाए जाते हैं, इसमें ज्वालामुखी वगैरह फूटते रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे द्वीप है, जापान हो गया, बहुत सारे द्वीप है, वियतनाम, लाओस इस सारे द्वीप है, वहाँ पर स्थित है। अब देखो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर के बाद दूसरे नंबर पर महासागर है, उसका नाम है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर है, ये यूरोप और अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित है और ये व्यापारिक मार्ग, ठीक है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच में अधिक व्यापार होता है, व्यापारिक मार्ग है और ये ऐसा आकार का, ठीक, ऐसे बना हुआ है ऐसे। यहाँ यूरोप हो गया, यहाँ अफ्रीका हो गया और यहाँ उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, ठीक है, इनके बीच में ऐसा आकार में स्थित है, ठीक। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसका आकार अंग्रेजी के एस जैसा दिखाई देता है, ठीक है, ये अंग्रेजी के एस जैसा दिखाई देता है। ये यूरोप अफ्रीका को अमेरिका से जोड़ता है, ठीक है, यूरोप और अमेरिका के बीच में स्थित है, अमेरिका और दक्षिण दो महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त है, ठीक है, व्यापार से व्यस्त महासागर माना जाता है क्योंकि यहाँ हजारों जहाज गुजरते हैं, यहाँ व्यापार दृष्टि, ठीक है। इसकी तट रेखा बहुत ही कटी फटी है, ठीक है, जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए बहुत उपयोगी, ठीक है, जो जैसे जो तट रेखा प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए काम आती, ठीक है। बंदरगाह जहाँ पर जहाज रुकते हैं व्यापार के लिए, ठीक है, कोई सामान में जहाज रुकने का स्थान बंदरगाह रहता है। अब देखो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है जिसका नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा गया है, ठीक है। बाकी सारे महाद्वीप है वैसे पड़ गए, जैसे हिंद महासागर नाम है वो हिंदुस्तान देश के नाम पर पड़ा रखा गया, ठीक है। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। भारत का पड़ोसी आप कह सकते हैं, भारत के पड़ोसी वाली महासागर या भारत के दक्षिण में स्थित महासागर या एशिया के दक्षिण में स्थित महासागर, ठीक है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश भारत या हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया, ठीक है। बड़े इस नाम से दिखाई दे रहा है कि बोलते हैं हिंदुस्तान हिंद महासागर। इसके पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में एशिया महाद्वीप स्थित है, ठीक है, स्थित है। भारत के पास इसके दो प्रमुख भाग है, ठीक है, भारत के पास इसके दो प्रमुख भाग है, अपन जानते हैं कि अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। जो भारत के पश्चिम में स्थित है वो अरब सागर है, ठीक है, और जो पूर्व में स्थित है वो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये महासागर भारत की मानसूनी जलवायु को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर जानते हैं कि जो भारत में जो वर्षा होती है वो बंगाल की अधिकतर बंगाल की खाड़ी की होती है और अरब सागर, ठीक है। दोनों मानसून किसका, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किसका भाग है, हिंद महासागर में भाग है। इसलिए जो भारत में मानसून या मानसून का पूरा नियंत्रण है वो हिंद महासागर से जो बैठा है, हिंद महासागर, ठीक है। अब देखो अपने मैंने आपको सुबह बताया कि पृथ्वी पर 5 महाद्वीप है, ठीक है, 5 महाद्वीप है, तीनों के बारे में कर लिया, ठीक है। दो बचे, दो बर्फीले जो बर्फ से जमे हुए ढके हुए, ठीक है, वो पूरा बर्फ से जमा हुआ है, जैसे आप दिखाई दे रहा है कि आपको ये पूरा बर्फ जमी लगी है, ठीक है। ये जो बर्फ से जमे हुए महाद्वीप है महासागर के बारे में बात, ठीक है। बर्फीले महासागर, दक्षिणी महासागर, ये दक्षिणी महासागर कहां पर है, ठीक है। दक्षिणी महासागर ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके चारों ओर जो महासागर है उसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। ये भी पूरा बर्फ जमा हुआ है, यहाँ तेज हवाएं और ठंडी लहरें चलती है, ठीक है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, तेज हवाएं ठंडी लहरें चलती हैं। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव, ठीक, आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर, ठीक, इसे हम दक्षिण ध्रुव महासागर कह सकते हैं, इसे दक्षिणी उत्तरी ध्रुव महासागर कह सकते हैं, ठीक है, दक्षिण ध्रुव महासागर उत्तरी ध्रुव महासागर। आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर, ठीक है, 5 महासागर में सबसे छोटा महासागर है और ये कहां पर है, उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, ठीक है। ये साल भर बर्फ की मोटी चादर ढका था, ठीक है, ये हमेशा बर्फ जमी थी, ठीक है। ये दोनों महासागर पृथ्वी के तापमान को संतुलन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर अपन फ्रीज नाम सुना, फ्रीज की तरह काम है, ठीक है। ये पृथ्वी के जो तापमान उसको संतुलन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का काम करते हैं। कौन, तो बर्फीले महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ठीक है, या अंटार्कटिक महासागर बोल सकते हैं, ठीक है, जो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ से घिरा हुआ है वो अंटार्कटिक महाद्वीप रहता है। अब देखो महासागरों का अद्भुत प्राणी जगह, ठीक है, जो महासागरों में अद्भुत प्राणी होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के महासागर वो अलग प्राणी रहते हैं, ठीक है। महासागर जीवन के विशाल भंडार, ठीक है, महासागर जीवन के विशाल भंडार है क्योंकि इसमें बहुत सारी मछलियां, बहुत सारी प्रजातियां रहती है, ठीक है। यहाँ हजारों प्रजातियों
की मछलियां, कछुए, डॉल्फिन, विशाल व्हेल, व्हेल मछली, ठीक है, विशाल व्हेल, व्हेल मछली प्रजाति है, व्हेल मछली बहुत बड़ी है, ठीक है, उसके बाद आप आगे बताएंगे। गहरे समुद्रों में ऐसे जीव रहते हैं कि जो समुद्र जो ये तो ऊपर सतह करते हैं और जो गहरे अंधेरे में जहाँ तक रोशनी भी नहीं पहुंच रही है, ठीक है, समुद्र बहुत गहरे तक होते हैं जहाँ तक रोशनी, समुद्र कैसा ऐसा होता है जहाँ रोशनी नहीं पहुंचती है, इसे बोलते हैं गहरा समुद्र, जहाँ अंधेरे जीव है, ठीक है। गहरे समुद्रों में जीव रहते हैं, अंधेरे में चमकते, ठीक है, ऐसे जीव जो अंधेरे में चमकते हैं, ठीक है। और प्रवाल भीतियां, कोरल रीफ, प्रवाल भीतियां समुद्र के उष्णकटिबंधीय वर्षावन का, ठीक है, प्रवाल भीतियों के कहते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र के जलवायु उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहलाती है, कौन सा प्रवाल भीतियां, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरल रीफ, ठीक है, क्योंकि वहां जैव विविधता बहुत अधिक होती है, ठीक है, प्रवाल भीतियां में बहुत छोटे मछलियां, बहुत छोटे जीव जंतु से रहते हैं, ठीक है, ठीक है। समुद्री जीवन न केवल सुंदर है बल्कि हमारे पर्यावरण चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है, तो समुद्र के अंदर जो जीवन है वो महत्वपूर्ण होने के साथ हमारे पर्यावरण पर भी बहुत बड़ा, ठीक है, क्योंकि जो आज इस पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है हम जानते हैं कि हमें पृथ्वी का फैला कहा जाता है, ठीक है, कि पृथ्वी की जो 30% जलवायु है जो मतलब ऑक्सीजन है वहां से प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी की कुल जलवायु मतलब ऑक्सीजन है उसका मतलब 50 से ज्यादा प्रतिशत जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो समुद्र से मिलती है, ठीक है, समुद्र के अंदर से मिलती है, समुद्र के अंदर भी कई जगह, ठीक है, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, प्रवाल भीतियां वगैरह बहुत सारे। अब देखो अपन बात करते हैं पृथ्वी के फेफड़े, ठीक है, मैंने आपको बताया कि अपन ऐसे बैठ के विश्व के फेफड़े किसे कहते हैं, तो अमेज़न जंगल को बोलते हैं, जहाँ से लगभग पृथ्वी की जो उपलब्ध जल ऑक्सीजन है वहाँ का 20% पाया जाता है, लेकिन जो 50 से अधिक प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पृथ्वी के फेफड़े, ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े किसे बोलते हैं, तो महासागर बोलते, सभी महासागर को पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का स्रोत जहां से हमें सर्वाधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है पृथ्वी पर, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की आधी से अधिक ऑक्सीजन महासागरों द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है, पृथ्वी की जो ऑक्सीजन है उससे आधे से अधिक महासागर होती है। समुद्र के अंदर रहने वाले सूक्ष्म पौधे जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर जो पौधे रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, पौधे का नाम है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर जो अंदर सूक्ष्म पौधे होते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते, ठीक है, जैसे जंगल से हमें सांस लेने में मदद मिलती है वैसे ही महासागर भी हमें जीवनदायी हवा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, ठीक है, ये स्पेशल प्रकार का पौधा होता है, ठीक है, ये बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, जो प्रकाश समुद्र के अंदर प्रकाश पहुंचता है, पता है आपको, समुद्र के एक हिस्से तक प्रकाश पहुंचता है, ठीक है, जहाँ ये पौधे पाए जाते हैं, ये समुद्र के जल के अंदर प्रकाश रोशनी पहुंच गई, ठीक है, समुद्र कुछ के अंदर जो पानी के अंदर चल जाती है। अब देखो हम समुद्र के कुछ जानते हैं जो समुद्र में आती है, सुनामी के बारे में पता, आपने नाम तो सुना होगा कई बार, सुनामी भूकंप वगैरह, तो सुनामी क्या है इसके बारे में बात, ठीक है, महासागरों की भयानक लहर, ठीक है, जो लगभग महासागर से 20-20 फुट तक पहुंच जाती है, ठीक है, ऐसे जो एक से मान लो कि धरातल है या समुद्र है, लेकिन ऊंची लहरें आती है उनको बोलते हैं सुनामी, ठीक है। आप देखो सुनामी समुद्र में आने वाली विशाल और शक्तिशाली लहरें होती हैं, ये लहरें समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप और ज्वालामुखी फटने का होती है, ठीक है, जो ये क्यों आती है, तो क्या समुद्र के अंदर जो कहीं भूकंप आया कहीं क्षेत्र में या कहीं ज्वालामुखी फटी हो उसके कारण जो जल की राशि है वो ऊपर उठ जाती है और वो फिर वो लहर उतर जाती है, ठीक है, उन्हें हम भयानक लहर बोल सकते हैं, ठीक है, सुनामी, जो तो सभी दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई, भारत सहित 13 देशों में भीषण तबाही मचाई, इससे लाखों लोगों की जान गंवाई गई, ठीक है, ये एक सुनामी के बारे में है जो 2004 में आई, सभी दिसंबर 2004 में आई, इसमें लाखों लोग जान गए, ठीक है। आज तक वैज्ञानिक पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी पहले पूर्व चेतावनी न्यूज़ पेपर आती है कि वहां सुनामी आने की संभावना है, इसलिए वहां से खाली कर, ठीक है, तटीय क्षेत्र खाली कर जाते हैं, उपयोग करते हैं ताकि तटीय क्षेत्रों के लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थल तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। समझ गया सुनामी क्यों आती है, समुद्र के अंदर कहीं भूकंप आया हो या कोई ज्वालामुखी फटा हो जिसके कारण अंचल में समुद्र का पानी 20 फीट ऊपर उतर रहा हो, हवा चलती है, लहरों के साथ हो, धरातल की ओर चलता है और धरातल पर जब आता है तो तबाही हो जाता है, ठीक है। समुद्र के अंदर आता है तो उतना लगता नहीं, ठीक है, जब वो धरातल पर आता है तो वो बहुत ज्यादा तबाही करता है, इतनी बड़ी है, ठीक है, पहाड़ों से बड़ी जा रही है, बड़ी बड़ी लहरें आती है,
सुनामी के साथ एक और होता है चक्रवात, आप नाम सुना होगा, ठीक है, इसे इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। चक्रवात या मानसूनी वर्षा, ठीक है, चक्रवात वो साइक्लोन, ठीक है। महासागर न केवल शांति प्रदान करते हैं बल्कि तूफानों को भी जन्म देते हैं, ठीक है, महासागर में साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चक्रवात साइक्लोन समुद्र के ऊपर बनने वाले कम दाब क्षेत्र के जो तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ तटस्थ, ठीक है, ये समुद्र के अंदर बनते हैं कम दाब के कारण, और फिर ये समुद्र के अंदर बनने के बाद ये जो देशों के जो धरातल के ऊपर चलते हैं और तटों से टकराते हैं तो वहां पर भारी तूफान आता है, ठीक है। ये ऐसे घूम रहते हैं, बीच में शांत रहता है, लेकिन आसपास है जो बादल तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, और ये तटों पर टकराते हैं या तट से टकराते हैं तो वहां भारी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। समुद्र के अंदर होता है तब तो ये नुकसान कुछ ऐसा खास करने पड़ता है, लेकिन जब तट टकराते हैं तो बहुत भयानक डूब जाते हैं, ठीक है। अब देखो विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में बात करें, ठीक है। विश्व, ठीक है, अपने पे जो महासागरों के बारे में जान लिया, ठीक है, सुना वगैरह 5 महाद्वीप महासागरों के बारे में जान लिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, महासागर उत्तरी महासागर, दक्षिणी महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सुनामी के बारे में जान लिया, क्या समुद्र के अंदर कोई भूकंप या ज्वालामुखी फटता है तो वहां से सुनामी आ जाती है, ठीक है, सुनामी आने की संभावना रहती है। फिर साइक्लोन चक्रवात के बारे में सुना, ठीक है, जो कम निम्न दाब के कारण बनता है और फिर वो वहां बनने के बाद जब धरातल पर टकराता है किसी क्षेत्र से तो वहां भारी नुकसान हो जाता है, ठीक है। उससे जान लिया, अब बढ़ते हैं 7 महाद्वीप के बारे में, ठीक है, ठीक है, 7 महाद्वीपों के बारे में जानो, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है, क्या नाम है, सबसे बड़ा महाद्वीप इसका नाम है एशिया। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, इसमें वन्य जीव पड़ेगा, ठीक है, बहुत जंगल पाले वन्य जीव, और ठीक है यूरोप महाद्वीप सांस्कृतिक रूप से समृद्ध महाद्वीप है, ठीक है, अंग्रेज वगैरह, ठीक है, तो जानते होंगे। और दूसरा है आर्कटिक महाद्वीप, बर्फ का महाद्वीप, यहाँ पूरी बर्फ जमी हुई है, लोग कम लोग रहते हैं, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, विकसित राष्ट्र उत्तरी अमेरिका में जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, मेक्सिको हो गया। दक्षिणी महाद्वीप अमेजन जगह, ठीक है, अमेजन जंगल भी हुई है, अमेजन नदी भी हुई है, ठीक है, दक्षिणी महाद्वीप। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, द्वीप महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में छोटे बहुत छोटे द्वीप है, ठीक है, इसे ये आकार में छोटा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप भी है, ठीक है, छोटा महाद्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अब जब हम एशिया के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं जो हमारे देखने के लिए, ठीक है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप में है, और जनसंख्या की दृष्टि से माने तब भी एशिया महाद्वीप है, ठीक है, क्योंकि जो चीन, भारत, पाकिस्तान ये सब इसी देश के देश हैं और जो मतलब इसी महाद्वीप के देश, ठीक है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पृथ्वी के कुल भूखंड के लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ, ठीक है, पृथ्वी के कुल भूखंड का भाग है, उसमें से 1/3 है, यानी पूरे भूमि को 3 भागों में बांटा जाएगा, उसमें से एक भाग है वो क्या है, एशिया महाद्वीप का, ठीक है, पूरा एशिया महाद्वीप, ठीक है। बाकी पृथ्वी ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय स्थित है, ठीक है, जानते हैं हिमालय भारत में और चीन के बीच में स्थित है और मूल रूप से भारत के अंदर स्थित है, ठीक है। जो कौन से महाद्वीप में है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत, चीन जैसे विशाल आबादी वाले देश इसी महाद्वीप का हिस्सा, ठीक है, भारत और चीन भी इसी देश में है और लगभग रूस भी ज्यादा इसी महाद्वीप में है। ये संस्कृति, खान पान और भाषाओं के मामले में विविधता वाला महाद्वीप, ठीक है, यहाँ अलग अलग प्रकार की भाषा और अलग अलग संस्कृति रहती है, ठीक है, खान पान वगैरह। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, रहस्यमय और वन्य जीव उत्पन्न संपन्न, ठीक है, ये मतलब जो अफ्रीका के जंगलों में बहुत मतलब वन्य जीव संपन्न, ठीक है, बहुत सारे वन्य जीव और बहुत जंगल है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जिसका नाम है सहारा, वो कहाँ पर स्थित है, वो अफ्रीका में स्थित है। और सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है, वो भी कहाँ स्थित है, अफ्रीका में, ठीक है, नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर पानी की क्षेत्र से देखें कि पानी की दृष्टि से देखें कि कौन सी नदी में सबसे ज्यादा पानी है तो वो नदी है उसका नाम है अमेजन नदी, ठीक है, ये आप सामने आ रहे हैं अमेजन नदी, ठीक है। अभी हमने बताया था कहाँ पर है अमेजन रिवर, ठीक है, अमेजन नदी ये
ठीक है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ये अमेज़न जंगल से बीच में सब गुजरती है। ठीक है। पानी की दृष्टि से देखें तो ये सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई की दृष्टि से देखें तो नील नदी है, वो सबसे बड़ी नदी है। और ये नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है। इसे डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक, डार्क कॉन्टिनेंट, इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि बहुत समय तक इस पे अन्य हिस्सों के बारे में दुनिया को पता नहीं था। ठीक है। इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, लोगों को पता नहीं था इसके अंदर तो तटीय क्षेत्र होने के बारे में पता था, अंदर के भाग होने के बारे में लोगों को पता नहीं था। ठीक है। क्योंकि इसमें जंगल है और रेगिस्तान भी बहुत है। ठीक है। अफ्रीका अपने घने जंगलों और सवानों के विशाल घास के लिए, इससे बड़े घास का नाम था। ठीक है। विशाल घास मैदानों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ शेर, हाथी और जिराफ जैसे जानवर रहते हैं। ठीक है। ठीक है। अफ्रीका अपने जंगलों और रेगिस्तान बड़ा सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी यहीं पर है और इसे सबसे बड़ा रेगिस्तान भी यहीं पर है। ठीक है। इसके लिए प्रसिद्ध है और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है और वन्य जीव संपदा भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बहुत जंगल है और अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे अमेज़न जंगल के बारे में अपने को पूरा पता नहीं। ठीक है। ठीक है। अमेज़न जंगल की रेस में जंगल उसके अंदर कितने अभी तक कौन-कौन से प्रजातियां हैं, अभी लोग वैज्ञानिक खोज रहे हैं, हमको पूरा पता ही नहीं कौन-कौन सी प्रजाति रहती है। ठीक है। अब देखो अमेरिका महाद्वीप के दो भाग। ठीक है। अमेरिका महाद्वीप के दो भाग। ठीक है। अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दो भाग हो गए। ठीक है। अब देखो उत्तरी अमेरिका, यहाँ कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको जैसे देश, यहाँ के अर्थव्यवस्था विकसित है। ठीक है। ये जो तीनों देश हैं, वो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों विकसित देश है। ठीक, मुख्य रूप से इसमें जो आधा क्षेत्रफल है वो अमेरिका का है और आधा कनाडा का है, जो कुछ बच गया है वो अमेरिका का है, मेक्सिको का, बाकी कुछ छोटे छोटे देश हो गए। ठीक है। और हो गया दक्षिण अमेरिका। ठीक है। इसी में वो अमेज़न नदी पाई जाती है। ठीक है। यहाँ अपने अमेज़न वर्षावन, ठीक है, अमेज़न वर्षावन पड़ता है। आप देख रहे हो ये अमेज़न की वर्षावन है। ये इतने घने वर्षावन है कि इसके अंदर जो सूर्य की किरणें पड़ती पेड़ों के अंदर वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है। इतने गहरे हैं कि सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। समझ रहे हो आप? इतने गहरे वर्षावन। ठीक, ये जाना जाता है जहां जिन्हें पृथ्वी का दिल कहा जाता है क्योंकि बहुत से ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। इन्हें पृथ्वी का दिल या पृथ्वी का दिल कहा जाता है। अब देखो इन दोनों महाद्वीपों को पनामा जलदंडु मध्यम, ठीक है, के नामक एक पतले भूखंड से जुड़ा है। ठीक है। अमेरिका जिसे आप ये देखो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य बीच में से एक है जिसे हम पनामा जल संधि बोलते हैं या पनामा डंडू माध्यम बोलते हैं। ठीक है। एक छोटा टुकड़ा है जो इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है। उसे इनका यहाँ बनाया गया है, व्यापारिक आधार बनाया गया है, पनामा जल संधि कहते हैं। अब देखो ये हो गया। उसके बाद है ये चित्र आप दिखाई दे रहे हैं, ये पेंगुइन है। ठीक है। ये बर्फ में रहते हैं, पेंगुइन के चित्र है। ठीक है। और ये कहां पर रहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। अब देखो अंटार्कटिका बर्फ की चादर, अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है। बड़े बड़े ग्लेशियर थे। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। याद रखना सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है, ये पूर्ण रूप से ढका हुआ। ठीक है। यहाँ कोई स्थायी मानवीय निवास नहीं है। ठीक है। यहाँ पर कोई स्थायी मानवीय निवास नहीं है। ये कारण है कि ये महाद्वीप पूरी दुनिया का है, ये किसी एक देश के अंदर नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी रिसर्च सेंटर बोल सकते हो, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ स्थायी निवास नहीं कर सकते, वहाँ पर भूमि वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन यहाँ कई देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च स्टेशन है, अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। पेंगुइन, तो आप चित्र में देख लो, पेंगुइन और सील यहाँ के मुख्य निवासी हैं और यहाँ जलवायु बहुत कठोर और ठंडी है। ठीक है। जलवायु बहुत कठोर और जानलेवा। ठीक है। 8 मास जमा देने वाली जलवायु है। ठीक है। पेंगुइन यही होते हैं। अब देखो यूरेशिया एक विशाल एक अखंड भूखंड से बारे में बात है। ठीक है। मानचित्र में यदि हम देखें तो यूरोप और एशिया अलग अलग नहीं बल्कि एक ही विशाल भूखंड का हिस्सा लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे यूरेशिया कहा। ठीक है। अब हम देखते हैं तो ऐसा प्रश्न होगा कि रशिया रूस देश है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी। ठीक है। ये इनकी चीज को कोई ऐसे नहीं जल से इनको अलग कर रहा है, मतलब एक ही भूखंड इससे थोड़ा कट के सामने आया। ठीक है।
तो हम अगर इस नक्शे पे ग्लोब पे देखेंगे तो हमको अलग नहीं, दोनों एक ही महाद्वीप लिखेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यह है कि यूरोप और एशिया को दोनों को साथ में यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, इनके अखंड, ये एक अखंड भूखंड। ठीक है, जब भी आप ग्लोब में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों एक ही है। ठीक है, उनमें उनके बीच में कोई ऐसा महासागर नहीं है जो उनको दोनों को अलग करता है। ठीक है, यदि आप महासागर में देखें तो यूरोप और एशिया अलग अलग नहीं बल्कि एक विशाल भूखंड का हिस्सा लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे साथ में यूरेशिया कहा है। ठीक है, नाम दिया यूरेशिया। यूराल पर्वत, ठीक है, जो अपन पढ़ते हैं कि जो रशिया है वो दो देशों में स्थित है, दो महाद्वीपों में, जो एशिया और यूरोप में। ठीक है, इनके बीच जो पर्वत है इन दोनों को महाद्वीप अलग करता है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत इन दोनों की संस्कृति और भौगोलिक रूप से अलग करता है। ठीक है, यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग अलग करता है। यदि भी ऐतिहासिक कारणों से इन्हें दो महाद्वीप माना जाता है, पर ये एक ही निरंतर जमीन का टुकड़ा। ठीक है, इन दोनों के बीच कोई समुद्र नहीं, जमीन का निरंतर टुकड़ा। ठीक है, कि जब अपन अलग पढ़ते हैं तो जो इनका दोनों के बीच जो मुख्य पर्वत है वो यूराल पर्वत को अलग करता है। ठीक है, अब देखो द्वीप के बारे में बात करें। ठीक है, आइसलैंड। ठीक है, कि द्वीप क्या है, आइसलैंड क्या है। ठीक है, द्वीप के बारे में बात करते हैं। भूमि का वह टुकड़ा जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप और द्वीप में अंतर क्या है? महाद्वीप वो विशाल भूखंड होता है जो चारों से पानी से घिरा हो, और द्वीप वो छोटा होता है। ठीक है, महाद्वीप की तुलना में छोटा होता है, छोटा द्वीप बोलते हैं, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। इस पृथ्वी पर लावा द्वीप है जो छोटे से लेकर बहुत बड़े आकार के हो सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी बहुत महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को भी कभी कभी द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाकी महाद्वीपों की तुलना में छोटा। ठीक है, भारत के बराबर है। ठीक है, आपको इसका आकार, क्योंकि यह भी चारों ओर से पानी से घिरा है लेकिन इसका आकार बहुत विशाल है। ठीक है, अगर महाद्वीप देखो तो द्वीपों को तुलना में देखें तो बहुत है। ठीक है, द्वीपों का जीवन बहुत ही अलग और रोमांचक होता है क्योंकि वे मुख्य भूमि से कटे होते हैं। ठीक है, ये देखना वो छोटा द्वीप जो कहते हैं जल के अंदर। ठीक है, इतने नहीं तो बहुत छोटा। ठीक है, ऊपर से आसमान से लिए है। अब देखो एक जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड से कैसा मत समझ लेना कि ये कोई ग्रीन है हरे कलर का लैंड। ठीक है, हरे कलर का द्वीप नहीं, ये पूरा का पूरा है वो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, बर्फ का विशाल द्वीप। ठीक है, बर्फ का विशाल द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड। लेकिन ये बर्फ से ढका हुआ पूरा। ठीक है, ग्रीन नहीं, हरे कलर का नहीं, यहाँ पर घास पूछते हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका हम तुलना ऐसे कर सकते हैं, भारत के 10 बड़े राज्यों को ले लें और उनका क्षेत्रफल निकालें तो ग्रीनलैंड के बराबर होगा। इतना बड़ा है। ठीक है, यानी कई देशों से बड़ा है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर निर्भर। ठीक है, खेती होती नहीं, बर्फ ढका हुआ है, मछली खाएंगे। ये आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर के बीच स्थित है। ठीक है, ये आर्कटिक महासागर होते ध्रुव महासागर और जो अंटार्कटिक महासागर है दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, या ये तो आ गया, बर्फ से ढका हुआ है, एक ग्लेशियर पूरा गया फिर से। अब देखो अपन जो पढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में बात करें। ठीक है, ये क्या है तो ये हमारे भारत के। ठीक है, अंडमान निकोबार ये दोनों द्वीप हैं, कहाँ? ये भारत के द्वीप हैं और ये कहाँ स्थित है तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप स्थित है ये अरब सागर स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप में और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी में। ठीक है, भारत के पास 1300 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं, मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीप समूह हैं। ठीक है, भारत के पास बहुत सारे भारत जो समुद्री क्षेत्र है, हिंद महासागर और अरब सागर के बाद जो भारत की समुद्री सीमा है उसके बाद भारत के पास
13 सबसे अधिक द्वीप है, जिसमें मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहाँ घने जंगल और समुद्री तट, सुंदर समुद्री तट। ठीक है, लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है और ये प्रवाल द्वीप और कोरल से बना है और ये सबसे छोटा और सुंदर वाली। ठीक है, ये बहुत छोटा और सुंदर है और इसकी विशेषता ये है कि प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां पर आप लोग ऐसे स्टेशन खोल सकते हैं या जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र खोल सकते हैं। ठीक है, तो भारत का जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर अनुसंधान खोला गया है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, भारत का अंटार्कटिका कार्यक्रम, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। भारत ने 1981 ईस्वी में अंटार्कटिका में शोध कार्य, भारत 1981 से अंटार्कटिका में शोध कार्य कर रहा है। यहाँ हमारे प्रमुख वैज्ञानिक तीन केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है, पहला नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री, तीसरे का नाम है भारती। ठीक है, पहला दक्षिणी गंगोत्री है वो 1983 में पहला केंद्र खोला गया था, दूसरा केंद्र खोला गया था 1999 में जो दूसरा केंद्र था, और भारती 2012 में खोला गया सबसे आधुनिक केंद्र। ठीक है, ये 3 मिशन बोल सकते हो, 3 रिसर्च सेंटर स्टेशन बोल सकते हो, 3 केंद्र बोल सकते हो। ये कहाँ खोले गए हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पर खोले गए। ठीक है, रिसर्च करने के लिए। यहाँ वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत का अध्ययन करें। ठीक है, ओजोन परत नाम सुना आपने? ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक परत है, इसको बोलते हैं ओजोन परत। और वो क्या काम करती है? वो पृथ्वी पर जो सूर्य से किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, वो पृथ्वी पर सीधे आने से रोकती है ओजोन परत। ठीक है, लेकिन ओजोन परत अध्ययन करते हैं कि ओजोन परत में जो क्षेत्र वगैरह हुए हैं भरे हैं नहीं है, ओजोन परत खत्म हो रही बढ़ रही। ठीक है, ठीक है, अगर पराबैंगनी किरणें ओजोन परत नहीं रुकेगी और सीधे हमारे ऊपर आ जाएगी तो हमारे चमड़ी का कैंसर या हमारा शरीर जल सकती है, वो तेज होती है, उसे रोकने का काम करती है ओजोन परत। अब देखो संस्कृति और व्यापार मार्ग। ठीक है, समुद्र व्यापार का काम करते हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही मानवों ने महासागरों का उपयोग यात्रा और व्यापार के लिए किया है। मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, व्यापार होता है महासागर। हमारी कहानियां, लोकगीत और किंवदंतियों में समुद्र के रहस्यों का जिक्र है। किंवदंतियां मतलब जो हमारी जो सुनते हैं ना, लोगों द्वारा कथाएं वगैरह सुनते हैं। ठीक है, बोली द्वारा या जो कथा कहते हैं। ठीक है, उनमें हम समुद्र के रहस्यों का जिक्र सुनते हैं। नावों और जहाजों के माध्यम से लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचते हैं, जिससे विचारों, धर्मों और वस्तुओं का आदान प्रदान। ठीक है, जैसे हम यहाँ से जाएंगे तो विचार आदान भाषा का आदान प्रदान। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति पूरी तरह समुद्र पर निर्भर करती है। जैसे वो लोग समुद्र से जो चीजें उपलब्ध है, मछली वगैरह उनको पकड़ खाते हैं। ठीक है, पूरी तरह उनका जीवन शैली समुद्र पर निर्भर करती है। वो समुद्र जो चीजें मछली वगैरह पकड़ जाते हैं, बार बेचते हैं समुद्र पर। ठीक, अब देखो ओलंपिक के 5 रंगीन सल्ले, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह 5 रंगीन सलों से बना है। ये सल्ले विश्व भर के खिलाड़ियों की एकता के प्रतीक है। ठीक है, ये सल्ले 5 सबसे बड़े महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं 5 सल्ले। ठीक है, आप बड़ा 5 स्टार नाम सुना। ये दर्शाता है कि खेल पूरी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं, चाहे हम किसी भी महाद्वीप में रहने वाले हो। ठीक है, चलो चला गया। अब देखो प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है, जैसे हम समुद्र में कचरा वगैरह डालते हैं, उससे जो समुद्र के अंदर प्रदूषण होता है, उसके बारे में बात है। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण समुद्र का जहर। ठीक है, समुद्र के अंदर इससे क्या होता है, बहुत सी मछलियां खाती हैं, मर जाती हैं और ये समुद्र के ऊपर एक परत बन जाती है। ठीक है, मतलब प्लास्टिक डालते हैं तो प्लास्टिक पर परत बन जाती है और रोशनी को समुद्र के अंदर नहीं पहुंचने देती है, जिसके कारण समुद्र के अंदर पौधे वगैरह होते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और जो पौधे जो जीव होते हैं वो प्रकाश न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और प्लास्टिक पानी का जहर बनता है। आज हमारे महासागर गहरे खतरे में है। हम हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंक देते हैं। ठीक है, ये सच्चाई फेंक देते हैं। ये प्लास्टिक समुद्री जीवों जैसे कछुआ, मछलियों के पेट में चला जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्लास्टिक बहुत खतरनाक होता है।
समुद्र का ये प्रदूषण अंततः हमारे जीवन चक्र को भी प्रभावित करता है। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, ठीक है। आप जानते हो सभी प्लास्टिक का जो शीशे वगैरह दिख रहे हो। हम देखो प्लास्टिक के साथ साथ अत्यधिक मछली पकड़, ठीक है, समुद्र से बहुत अधिक मछलियां पकड़ के बाजारों में बेचना, ये भी समुद्र के लिए एक नुकसान होता है, ठीक है। अत्यधिक मछली पकड़ना, ठीक है, ओवर शिपिंग मतलब मछली पकड़, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्र की जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ी जा रही है। समुद्र में जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो आबादी है, आबादी को भोजन, पूरी आबादी को भोजन प्राप्त कराने के लिए, ठीक है। इससे कई प्रजातियों की जनसंख्या कम हो गई और समुद्री संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है। समुद्र संतुलन बिगड़ रहा है, पारिस्थितिक तंत्र का समुद्र के अंदर वो बिगड़ रहा है, ठीक है। यदि मछलियां खत्म हो गई तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो सकता है। सतत मछली पालन, ठीक है, सतत मत्स्य पालन, ठीक है। सतत का मतलब होता है कि जैसे अलग-अलग से ऐसे नहीं हम पूरा उसका मछली पकड़ कर उसको खत्म करके मछली पालन करते, ठीक है। सतत मतलब हमेशा कर रहे हमारी पद्धति है माने खत्म ना हो, आगे से आगे बढ़ते रहो, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक उपाय है, ठीक है, ठीक है। इसका एक उपाय ये सतत मत्स्य पालन किया जाए, ठीक है, कि हम पकड़े मछलियों को और हमारी आने वाली पीढ़ियां पकड़े, उनकी आने वाली पीढ़ियों को पकड़ने की रखे और उनसे आने वाली पीढ़ियों के लिए रखे, ठीक है। ऐसे नहीं हम उनको पूरा पकड़ कर रहे हैं। अब देखो हम विश्व महासागर दिवस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखना 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र एक संस्थान है जिसमें सभी देश जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को महासागर के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें बचाने के लिए करना, ठीक है। लोगों को बताना महासागर के बारे में, उन्हें साफ करने के लिए। हमारे महासागर ग्रह के फेफड़े, ठीक है, हमारे महासागर हमारे पृथ्वी के फेफड़े, ठीक है, भोजन के स्रोत है और जलवायु के नियंत्रक है और इन्हें बचाना हमारी सामुदायिक दायित्व, ठीक है। हम सबका ये कर्तव्य है कि हमें समुद्र को बचाना चाहिए, ठीक है। इसलिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो कौन कितना बड़ा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कौन कितना बड़ा है। अब देखो महाद्वीपों का आकार अलग है, अलग-अलग, ठीक है। सब आकार इसमें अलग-अलग आकार है। एशिया सबसे बड़ा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका आते हैं, ठीक है। और अंटार्कटिका आकार में यूरोप से बड़ा है, ठीक है। ये चित्र हमें दिखाता है कि हमारे पैर पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये महाद्वीप का, ठीक है, आकार मान लिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़े आकार में है, वो एशिया है। उसके बाद ये अफ्रीका हो गया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका हो गया, उसके बाद चौथा वो हट गया किसी कारण से, और दक्षिण अमेरिका हो गया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिका आ जाएगा, उसके बाद यूरोप आ जाएगा और लास्ट में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैं आपको नाम लिखा दूंगा वैसे पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है। अब देखो जल चक्र, समुद्र से खेत तक, ठीक है। तो समुद्र से खेत तक जल चक्र, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि समुद्र में जब धूप पड़ती है तो वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण से बादल बनता है और समुद्र में जो हवा चलती है वो बादलों को हवा स्थल के ऊपर ले आती है और स्थल पर आते हैं तो वो पहाड़ों से टकराते हैं तो वर्षा होती है, ठीक है। और वर्षा होती है तो खेत करते हैं, इसके बारे में बात करें, ठीक है। महासागर पृथ्वी के जल चक्र का मुख्य इंजन है, मुख्य इंजन की शुरुआत वही से होती है, ठीक है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है और बादल बनता है, ठीक है। यही बादल महाद्वीपों पर वर्षा के रूप में गिरते हैं और नदियों के माध्यम से ये फिर समुद्र में आता है, ठीक है। इस निरंतर चक्र के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, यही मुख्य कारण है जिससे जीवन संभव हो सका, ठीक है। यही है खेती वगैरह कर सकते हैं, नदियां वगैरह बह रही है तो ये समुद्र के कारण बहती है। समुद्र से गर्मी के कारण भाप बनती है, फिर भाप से बादल बनते हैं, फिर बादल हवा तक जमीन पर जाते हैं, जमीन तक नीचे होते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो पार्ट है इसका निष्कर्ष, ठीक है।
निष्कर्ष हमारी साधारण विस्तार के बारे में बात करेंगे। महासागर और महाद्वीप हमारी पृथ्वी के दो मुख्य पहलू हैं, एक जल का विस्तार और दूसरा जीवन का आधार। ठीक है, हमने सीखा कि ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। महासागर जलवायु नियंत्रण करते हैं और महाद्वीप जीवन को घर प्रदान करते हैं। ठीक है, महाद्वीप पर लोग घर बनाते हैं। ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऐसे नीले ग्रह को सुरक्षित और स्वच्छ रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए इस नीले ग्रह को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब देखो हमने जो अध्ययन पढ़ा है उसके बारे में जो प्रश्न है उनके बारे में बात करें। ठीक है, ठीक है, पहला प्रश्न है विश्व का, ठीक है, कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का मैंने 5 महासागर बताया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अंटार्कटिका महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिण ध्रुव महासागर, उसके बाद उत्तर ध्रुव महासागर। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा महासागर उसका नाम प्रशांत महासागर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको 7 महाद्वीप बताए थे। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके बाद यूरोप महाद्वीप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो उनमें से जो सफेद महाद्वीप है मैंने बताया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसे सफेद महाद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर कोई भी लोग स्थायी रूप से निवास नहीं करता। यहाँ पर 2 जीव रहते हैं, पेंगुइन और सील। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मैंने सबसे बड़ा द्वीप बताया था जो भारत के 10 राज्यों के बराबर है, जिससे होता है, उसका नाम है ग्रीनलैंड। ये कहाँ स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर दोनों के बीच में स्थित है। और ग्रीनलैंड ये पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, बर्फ से ढका हुआ है, अधिकतर क्षेत्र है वो बर्फ से ढका हुआ है और कई पहाड़ वगैरह है तो वहां पर खेती वगैरह होती है। तो यहाँ पर जो जीवन है, जो लोग हैं, किस पर निर्भर है, तो पूर्ण रूप से समुद्र पर या मछलियां पकड़ने पर निर्भर। ठीक है, ठीक है, ग्रीनलैंड एक पूरा बर्फ से जमा हुआ। ठीक है, ये भी सफेद महाद्वीप है। अब देखो कुछ और प्रश्न है ये बात करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल व्याप्त है। ठीक है, तो पृथ्वी के कितने भाग पर जल व्याप्त है, तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी को पूरा 100% माने तो उसमें 71% है वो तो जल है और जो 29% है वो थल है। ठीक है, और ये पृथ्वी का लगभग 1/3 बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 1/4 यानी 4 में से 3 भाग है वो पानी है, या फिर 7/10। ठीक है, 10 में से 7 भाग है वो पानी है। ठीक है, अब देखो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को समुद्रों के बारे में जागरूक कर सके। ठीक है, कि ये हमें आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखना चाहिए, इसमें कचरा वगैरह नहीं डालना चाहिए, इसमें साफ सफाई रखनी चाहिए। और ये किसने लागू किया था, तो संयुक्त राष्ट्र से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है वो पूरी दुनिया पर, ठीक है, जो ऐसे नियम करती। ठीक है, अब देखो पनामा जल डमरू मध्यम इन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप के बीच में छोटा ऐसी ठीक है जमीन का टुकड़ा है, इसको बोलते हैं पनामा डमरू माध्यम। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर अभी जो पानी कैसे बनाई गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं पनामा जल संधि। ठीक है, जहाज निकाल सकते हैं। ठीक है, बीच में से, और अगर यहाँ से कोई व्यापार करना है, यहाँ से व्यापार करके यहाँ व्यापार करना है, तो सिर्फ ऐसे नहीं घूम के जैसे आए या ऐसे घूम के जैसे आए, इसलिए उन्होंने बीच में से बुलाया, उसको बोलते हैं पनामा जल संधि। ठीक है, कौन दोनों बीच में से, तो उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, ठीक है, अब कुछ रोचक तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, रोचक तथ्य जो आपको जानने में अच्छे लगेंगे। ठीक है, क्या आप जानते हैं अगर पृथ्वी के सारे महाद्वीपों को मिला दिया जाए तो भी वो प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल से छोटे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रशांत महासागर कितना बड़ा है। यदि पृथ्वी के पूरे महाद्वीप 7 महाद्वीपों को जोड़कर प्रशांत महासागर की तुलना की जाए तब भी प्रशांत महासागर 7 महाद्वीप से बड़ा है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर कितना बड़ा है। ठीक है, और समुद्र के अंदर सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो समुद्र के अंदर जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ठीक है, आपने हम तो पहली बार सुना तो पढ़ा कि पृथ्वी को जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, लेकिन जो समुद्र के अंदर सबसे बड़ा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लेकिन ये पानी के नीचे होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, मैं इसका फोटो बना देता हूं। पृथ्वी का 90%
ज्वालामुखी, ठीक है। जो पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी फूटते हैं ना, कठपुतली ज्वालामुखी फूटा है उसके से फूटा है, ठीक है। जो पृथ्वी के ऊपर 90% से ज्वालामुखी विस्फोट है समुद्र, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी, पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी फूटते हैं समय पर, उसमें से 90% से अधिक ज्वालामुखी है वो समुद्र के अंदर ही फूटते हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला सुनामी क्यों आती है, एक भूकंप आया है, इस बार समुद्र के अंदर कोई भारी ज्वालामुखी फटा है तो, ठीक है। और ज्वालामुखी आए दिन फूटते रहते हैं ऐसे समुद्र के अंदर, यहाँ बड़े बात तक फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो रोचक तथ्य भागो, ठीक है। रोचक तथ्य में आपके देखिए वो, ठीक है। अब देखो आपने ब्लू व्हेल का नाम सुना है कि पृथ्वी पर स्थित अपने जो धरती है पृथ्वी पर है सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो अपने आप देखते हैं कि थल में देखते हैं तो जो महाद्वीप स्थित है वो हाथी होता है, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में देखते हैं महासागर स्थित है तो वो ब्लू व्हेल है, ठीक है। ब्लू व्हेल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगर वो यहाँ चला है तो बहुत दूर जाती है, मान लो उस इतना बड़ा होता है कि उसका जो दिल होता है या उसका हृदय होता है वो भी एक कार के बराबर होता है, ठीक है। ब्लू व्हेल का दिल एक छोटी कार के बराबर होता है और उसकी आवाज मीलों तक सुनाई, ठीक है। ब्लू व्हेल इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर जो दिल होता है वो भी एक कार के बराबर होता है, तो आप तुलना कर सकते हैं कितना बड़ा होगा। समुद्र के तल पर इतना, और ठीक है एक दूसरा ये है कि समुद्र के तल पर इतना सोना है, ठीक है। समुद्र के तल, समुद्र नीचे है, जो समुद्र का तल होता है, अपन जो स्थल पर रहते हैं जल के नीचे जो समुद्र और मिट्टी का तल होता है वहां पर इतना सोना है कि अगर निकाल कर दुनिया के हर व्यक्ति को बांट दिया जाए सबके पास 4 किलो सोना आ जाए, ठीक है। समझ रहे हो, इतना समुद्र में सोना है कि सभी व्यक्तियों को दे दी जाए वो दुनिया की जो जनसंख्या है वो 8 बिलियन है, 8 बिलियन लोगों के पास 4 किलो आ सकता है, ठीक है। तो आप गुणा कर देखो कितना होगा। दुनिया की 80% जैव विविधता समुद्र के अंदर है, ठीक है। समझ रहे हो, 80% जैव विविधता, ठीक है। आप जैव विविधता समझ रहे हो, जैव विविधता शब्द का मतलब होता है कि एक क्षेत्र में जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं उनकी जनसंख्या, ठीक है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जनसंख्या नहीं, उनके अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं उनकी बात, ठीक है। ठीक है, जिसके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी, ठीक है। समुद्र में इतने सारे जीव और प्रजातियां रहती हैं जिन पर अभी तक खोज भी नहीं हुई, ठीक है। और भी जानना उनको अपने अभी तक जानना बाकी है, ठीक है। क्योंकि समुद्र बहुत गहरा है, मतलब 11,000 मीटर तक गहरा, ठीक है। अब देखो आपके याद रखने योग्य बिंदु, ठीक है। कुछ प्रमुख बिंदु मैं ले लिया हूं कि पृथ्वी नीला ग्रह है क्योंकि यहाँ जल अंतरिक्ष से देखने की पृथ्वी नीला दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा दिखे है। 5 महासागर और 7 महाद्वीप मुख्य संरचना, ठीक है। पृथ्वी पर जो स्थित है 5 महासागर है और 7 महाद्वीप है। महासागर जलवायु नियंत्रण करते हैं, वर्षा, ठीक है। महासागर जलवायु नियंत्रण करते हैं, वर्षा लाते हैं। प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ना महासागर के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून, ठीक है। ठीक है, अब देखो भविष्य हमारे हाथों में, कैसे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। भविष्य हमारे हाथों में कैसे है कि हम ही हैं सुधार कर सकते हैं कि हम कचरा वरना डाले समुद्र के अंदर तो सोच करते हैं, ठीक है। हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे, जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। एकल उपयोग प्लास्टिक मतलब जैसे प्लास्टिक का एक बार उपयोग करके अपन फेंक देते हैं, प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक का कपड़ा एक बार चार दिन फेंक देते हैं, तो उनका हम उपयोग बंद करना, ठीक है। समुद्र और नदियों के किनारे कचरा ना फैलाएं, ठीक है। समुद्र में कचरा नहीं डालना चाहिए और दूसरों को महासागर के महत्व के बारे में बताएंगे, ठीक है। हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। हमें इसको सोच तक कि और कोई नहीं आएगा, हम पर से कोई नहीं आएगा, इसको साफ करेगा, ठीक है। तो धन्यवाद। आपके पास कोई और प्रश्न है इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और बताइए, जानकारी दीजिए। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना।